दीपा अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उसकी मामी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करती थी। एक दिन उसकी मामी कविता अपनी बेटी सीमा को खाना खिला रही होती है। ले बेटा सीमा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ले बादाम वाला दूध पी ले। माँ, अभी तो मैंने जूस पिया था, सुबह से खा ही तो रही हूँ, और कितना खिलाओगी? चल, ऐसा नहीं कहते, खाने को नजर लगाएगी क्या? ले जूस पी ले, देख कितनी कमजोर हो गई है तू। तभी वहाँ दीपा आ जाती है। मामी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। अभी तो तूने खाया था, पूरा दिन खाती ही रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर। घर का काम कौन करेगा? जितना खाती है उतना काम करे तो मेरी कितनी मदद हो जाए। मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ। मामी, मैंने वो सुबह तो एक ही रोटी खाई थी, अब तो शाम हो गई है, अब तो कुछ खाने को दे दो। सीमा जो जूस नहीं पी रही है वो मुझे दे दो। हाँ तो सुबह खाया था ना, जा रात की 2 रोटी रखी होगी उसे खा ले। और रही जूस की बात, शक्ल देखी है अपनी, जूस पीने के लायक नहीं है तू। दीपा उदास मन से चल देती है तो कविता उसे आवाज लगाती है। दीपा सुन, पास की दुकान से 5 किलो चावल ले आ। मामी, वो तो बहुत भारी होंगे, मैं अकेले कैसे लेकर आऊंगी? मुझसे तो वो उठेंगे भी नहीं। खाने को तो सबसे पहले तैयार रहती है, तुझसे 5 किलो चावल नहीं उठेंगे? जा लेकर आ, मुझे नहीं पता, कुछ भी कर पर लेकर आ। दीपा चावलों को उठाकर जैसे तैसे घर पहुंचती है और कविता को लाकर दे देती है। कविता चावलों को देखती है, ये चावल लेकर आई है, कितने बेकार चावल हैं, इनको बनने में कितना समय लग जाएगा? एक काम भी तुझसे ढंग से नहीं होता। चावल लेने के लिए भेजा था, एक तो इतनी देर से लेकर आई और वो भी इतने बेकार चावल। क्या करूं मैं तेरा? कविता उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है। दीपा रोने लग जाती है। तभी उसके मामा किशोर आ जाते हैं। उसे रोता हुआ देखकर पूछते हैं, अरे भाग्यवान, क्यों मार रही हो इतनी छोटी सी बिन माँ की लड़की को? आखिर इसने किया क्या है? तुम बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है, हमेशा इसकी हिमायत करते रहते हो। आज इसको पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा, जब भूखी रहेगी तब इसको पता चलेगा कि काम कैसे होता है। दीपा भूख से तड़पती है और शाम को उसे उसकी मामी बचा हुआ बासी खाना दे देती है, जिसे खाकर वह सो जाती है। एक दिन कविता उसे किसी काम से बाजार ले जाती है और उसे बाजार में अकेला छोड़कर चली आती है। दीपा को घर का रास्ता पता नहीं होता तो वह उस बाजार में भटक जाती है। उसी वक्त एक कबाड़ी वाले पर कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो दीपा उस कबाड़ी वाले की उन कुत्तों से रक्षा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी मदद की। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा कर्तव्य था। बेटा, तुम्हें मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा, तुम यहाँ नहीं आई हो क्या? नहीं, मैं यहाँ रास्ता भूल गई हूँ और मेरी मामी मुझे बाजार में अकेला छोड़कर चली गई हैं। अब मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ रहना। जैसे मैं कबाड़ बीन कर दिन गुजारता हूँ, तुम भी वैसा ही कर लेना, तुम्हारे भी दिन कट जाएंगे। दीपा उस कबाड़ी वाले के साथ रहने लग जाती है और कबाड़ बीनकर दिन गुजार रही होती है। तभी एक बार उसका सिर घूम जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसके साथ के कबाड़ी वाले उसे एक अस्पताल में पहुंचा देते हैं। इसका चेकअप करना होगा। कुछ देर बाद दीपा को होश आता है तो डॉक्टर दीपा से पूछते हैं, दीपा, क्या हुआ बेटा, तुम बेहोश क्यों हो गई थी? तुम तो अंदर से बहुत कमजोर हो, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? डॉक्टर साहब, पता नहीं, अचानक से सिर घूमा और मैं बेहोश हो गई। तुम्हारे माता पिता कोई हैं तुम्हारे साथ? किसके साथ रहती हो? नहीं, मेरा कोई नहीं है। वह अपनी सारी कहानी बताती है। कोई नहीं बेटा, आज से तुम इस कबाड़ का काम छोड़ दो और मेरे क्लिनिक में काम करो, इससे तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बनोगे। दीपा उनके क्लिनिक में काम करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर जब उसके मामा को कविता के बारे में पता चलता है तो कविता, दीपा कहाँ है? मुझे क्या पता, होगी यहीं कहीं, मुझे क्या हर बात बताकर जाती है? किशोर कविता को जोरदार थप्पड़ मारता है और दीपा को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। ढूंढते ढूंढते उसी क्लिनिक पर पहुंचता है जहां दीपा काम कर रही होती है। डॉक्टर साहब,
मुझे दीपा से मिलना है। वो मेरी भांजी है। कैसी भांजी? किसकी भांजी? तब भांजी नजर नहीं आई जब उसके ऊपर इतने जुल्म किए थे तुम्हारी बीवी ने। एक औरत होकर माँ का दिल नहीं है उसमें? तुम्हारी भी तो बेटी है, अगर कोई उसके साथ ऐसा करे तो तुम्हें बुरा लगेगा ना? यह सब बातें दरवाजे के पीछे छिपी कविता सुन रही होती है। उसे अपनी गलती का पछतावा था। वह सामने आकर कहती है, मुझे माफ कर दो डॉक्टर साहब, मैंने दीपा के साथ गलत व्यवहार किया। मुझे एहसास है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। तभी दीपा वहाँ आ जाती है। मामा, मामी, आप यहाँ कैसे? चलो दीपा, अपने घर चलो। आज के बाद वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कविता ने जो तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं। मैं आज के बाद कविता के साथ नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो किशोर। मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी मत दो मुझे। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी और दीपा को मैं अपनी बच्ची से भी ज्यादा प्यार दूंगी। दीपा जाओ, अपने मामा मामी के साथ जाओ, वही तुम्हारा घर है। पर किशोर, तुम्हें दीपा का बहुत ध्यान रखना होगा, उसे पढ़ाना लिखाना और एक अच्छा इंसान बनाना। हाँ डॉक्टर साहब, मैं दीपा का बहुत ध्यान रखूंगा। एक यही तो मेरी दीदी की आखिरी निशानी है, इसको मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। अब दीपा मामा मामी के साथ घर आ जाती है और उनके साथ हंसी खुशी रहना शुरू कर देती है। अब उसकी मामी ने उसके साथ गलत व्यवहार करना छोड़ दिया था। वह अब उसे बहुत प्यार करने लगी थी। एक गांव में मोहनलाल और उसकी पत्नी कमलेश रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी मुस्कान और छोटा बेटा रणवीर है। मोहनलाल ने अपनी बेटी का दाखिला गांव के ही प्राइमरी स्कूल में करा दिया। कुछ दिन बाद रणवीर भी स्कूल जाने लायक हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि रणवीर का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा दूं, लेकिन उसका खर्चा तो बहुत ज्यादा आएगा। हमारा इकलौता बेटा है, हमें इतना तो करना ही होगा। ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, इस पर लगाया गया पैसा हमें ब्याज सहित वापस मिल जाएगा। अरे, हम क्या पैसा साथ लेकर मरने वाले हैं? लेकिन नाम तो हमारा कौशिक ही चलाएगा। ठीक है, मैं इसका एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करा देता हूँ। रोजाना बस लेने आया करेगी। संध्या भी वहीं बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। वह यह सुनकर बीच में ही बोल पड़ती है, पापा, मुझे भी कौशिक के साथ ही स्कूल जाना है। हम दोनों बहन भाई मिलकर स्कूल जाया करेंगे। कमलेश, तुम्हारी बेटी कुछ ज्यादा ही फालतू बोलती है। हाँ हाँ, मेरी बेटी ही तो है, आपकी नहीं है। पापा, मम्मी, आप दोनों मेरे लिए क्यों झगड़ रहे हो? ठीक है, अगर पापा मुझे स्कूल ना ही भेजना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं गांव के ही स्कूल में पढ़ लूंगी। हाँ, और आगे से ध्यान रखना कि कभी भी मेरे लाडले बेटे की बराबरी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम उसके बराबर कभी नहीं आ सकती हो। संध्या चुपचाप अंदर चली जाती है। कौशिक भी रोजाना स्कूल जाने लगता है और संध्या भी स्कूल जाने लगती है। फिर एक दिन सुबह संध्या समय से पहले स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और कौशिक अभी तैयार हो नहीं पाता है। संध्या, सुबह सुबह तुझे कुछ काम नहीं है क्या? सिर्फ तैयार होकर बैठ जाती है। इन्हें क्या काम है? इनका तो सहारा भी नहीं है कि बाबू को तैयार तो कर दो। रसोई में भी मेरा हाथ नहीं बटा सकती है। संध्या रसोई में जाकर माँ की मदद करने लगती है। कौशिक बाहर अपने नाश्ते और लंच बॉक्स का इंतजार कर रहा है, इसलिए वह उछल कूद रहा है। तभी वह गिर जाता है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरा लाल नीचे गिर गया। ये संध्या तो इस घर में ही फालतू है, इतना भी नहीं कि भाई का ध्यान रख सके। अरे तुम पैदा ही क्यों होती हो? सिर्फ बाप, भाई और बेटी का ध्यान रखना होता है। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो तुम्हें स्कूल भेजा। अब तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जब देखो स्कूल जाने की लगी रहती है और घर का किसी भी काम में तेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। आज से तेरा स्कूल जाना बंद। सॉरी पापा, मैं आगे से भाई का पूरा ध्यान रखूंगी। मुझे स्कूल जाने से मत रोको। जो एक बार कह दिया तो कह दिया, मैं अपना फैसला नहीं बदलता हूँ। संध्या का स्कूल जाना बंद हो जाता है और कौशिक की पढ़ाई शहर के बड़े स्कूल में चलती रहती है। कुछ साल बाद संध्या की शादी हो जाती है और कौशिक भी 12th पास कर लेता है। मोहनलाल बैठकर चाय पी रहा है। तभी वहाँ कौशिक आ जाता है। पापा, मुझे विदेश जाना है। अब मैं आगे की पढ़ाई अमेरिका से ही करूंगा।
बेटा तू हमें छोड़कर कहाँ जाने की सोच रहा है? ओहो पापा, अब ये इमोशनल ड्रामा मत शुरू करो। मुझे विदेश जाना है और अपना भविष्य बनाना है। बेटा, मैंने अपना पूरा जीवन तेरे भविष्य बनाने में ही लगा दिया। मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन तुझे वहां भेजने के पैसे मेरे पास कहां से आएंगे? क्योंकि जितना भी पैसा मैंने कमाया था वो सब तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाने में खर्च कर दिया। अब अमेरिका का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता। आपको पहले से ही अपने खुद के खर्चे कम करके मेरे लिए सेविंग करनी चाहिए थी। अब ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। अब चाहे ये घर बेच दो, लेकिन मुझे अमेरिका जाना है। मोहनलाल बेटे के प्यार के आगे हार जाता है और घर बेचकर सारे पैसे कौशिक को दे देता है। मोहनलाल ने कुछ साल किराए के मकान में बिताए और बेटे के लौट आने का इंतजार किया, लेकिन कौशिक लौट कर नहीं आया। तब बहुत मुश्किल से मोहनलाल ने बेटे का नंबर पाकर उसे कॉल किया। कौशिक बेटा, तू ठीक तो है? कब वापस आएगा? ओहो डैड, आप मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ। और हाँ, मैं उस सड़ी सी जगह कभी नहीं लौट कर आऊंगा। मेरी जॉब लग गई है और मैंने यहाँ शादी भी कर ली है। अब दोबारा मुझे फोन मत करना। बेटे से उम्मीद टूटी पाकर मोहनलाल और उसकी पत्नी कमलेश वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगते हैं, क्योंकि उनके पास अब धन नहीं बचता है। एक दिन मोहनलाल की पत्नी कमलेश की अचानक से मौत हो जाती है। डॉक्टर ने उसका कारण हार्ट अटैक बताया। मोहनलाल अपनी पत्नी के लिए बहुत रोता है और वह अपने बेटे को डरते डरते कॉल करता है। बेटा, बेटा, क्यों रो रहे हो? वैसे भी अब यही कहोगे कि आजा, लेकिन पहले ही सुन लो, मेरे लिए मेरे बच्चों का भविष्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मुझे इस जॉब को बचाना होगा। ठीक है बेटा, तुम अपनी जॉब बचाओ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। सॉरी पापा, क्या माँ अब इस दुनिया में? हाँ बेटा, पापा जिसको जाना था वो तो चला ही गया, लेकिन अब आप ही बताओ कि मैं अपने बच्चों का भविष्य कैसे खतरे में डाल दूं? हाँ बेटा, सही बात है। पापा आप चिंता मत करो, मैं कुछ पैसे भिजवा दूंगा। रहने दो, हम वृद्ध आश्रम में रहते थे, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। फोन कट जाता है और मोहनलाल अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। वह पुरानी बातों को याद करके बहुत रोता है। संध्या अपने बेटे के जन्मदिन पर वृद्धाश्रम में कुछ बांटने आती है और वह अपने पिता की हालत देखकर रो पड़ती है और वह आश्रम के मालिक से बात करके अपने पिता मोहनलाल को अपने घर ले जाने लगती है। संध्या, मैं बेटी के घर का कैसे कुछ खा सकता हूँ? मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। पापा, बेटे बेटी में कोई भेद नहीं होता, लेकिन जो गलती आपने सारे जीवन की, आज भी वही कर रहे हो। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच, बेटे बेटी में कोई भेद नहीं होता है। सिर्फ इतना भेद होता है कि बेटा तब तक बेटा है जब तक कि उसका ब्याह नहीं हो जाता, बेटी जब तक बेटी है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते।